Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. कैसी चल रही है आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी? इस वीडियो में हम मैराथन वीडियो है जिसमें क्लास 7th मैथ गणित प्रकाश का जो पार्ट 1 है बुक का, उसके सभी चैप्टर्स के नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैराथन वीडियो होने वाला है। इस तरीके से अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए इस मैथ टेक्स्ट बुक का या सेकेंड वाली जो बुक है, तो नोट्स आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी चैप्टर के, है ना। जैसे ये चैप्टर 1 का है, बहुत सारे इनफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। फिर चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो सभी चैप्टर्स के हैं। जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए या पूरी बुक का चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर के नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर अराउंड अस, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था लैख क्या होता है या लैख से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। द चैप्टर बिगिंस विद द आइडिया ऑफ 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस। सो व्हाट इज लैख? जब हम 5 जीरोस ऐड करते हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इससे एक छोटा और अगर आ जाए तो वो होता है 99999, यानी 5 डिजिट का नंबर है। इसमें एक और ऐड हुआ तो सबसे पहला नंबर 6 डिजिट का आ जाता है। वहीं से लैख की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो, जब भी लार्जेस्ट होगा तो 9 से होगा, ओके, स्मॉलेस्ट होगा तो 1 से शुरू होगा। जैसे लार्जेस्ट 3 डिजिट 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 100, फिर 4 डिजिट का लार्जेस्ट है तो 4 9, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट है तो 4 0 और 1 1। ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू में आ जाते हैं इस तरीके से। देन गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर बड़े हैं या छोटे हैं डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। फॉर एग्जाम्पल जो हमें चैप्टर में दिया था, 1 लाख पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, 38 किलोमीटर की एक लाइन है, उसमें 1 लाख लोग खड़े हैं। 1 लाख डेज is approx 274 years. Cricket stadium can seat more than 1 lakh people. So whether a number is big or small depends on the comparison. आप किस चीज में कंपेयर कर रहे हो, कौन से दो कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर बड़ा है या छोटा है। ओके, किसी केस में सेम नंबर बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है। सो रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है, चार्ट इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर शुरू होगा वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, है ना, इस तरीके से। फिर लाख, 10 लाख, और इधर क्या आ जाता है 10th, 100th। तो ये आपको बाद में दिया हुआ है, हम देखेंगे। तो वंस टेंस 100, 1000 10,000, मतलब ये वाले जो तीन होते हैं वंस टेंस 100, इनको वंस वाला मान लेते हैं। और 1000 में 2 होते हैं, 1000 10,000, लाख में 2 होते हैं, लाख 10 लाख, करोड़ में 2 होते हैं, करोड़ 10 करोड़, एंड देन अरब, और इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाता है। मतलब पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100 में 2 होते हैं, 100 यहां तक हो गया वंस प्लेस, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ये वाला, और फिर अरब। ठीक है, इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। देन नेक्स्ट है कॉमा रूल जो होता है इंडियन सिस्टम में। तो हम ऐसे पीछे से काउंट करके लगाते हैं, पहले फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट। ठीक है, इधर से 3 डिजिट पे, फिर हर 2 डिजिट पे 2, फिर 2, फिर 2, और फिर इस तरीके से 2 डिजिट पे हम कॉमास लगाते हैं। इसे रीड कैसे करते हैं? तो ये 9 अरब हो गया, फिर 87 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ था और यहाँ करोड़ था तो 87 करोड़, फिर 65 लाख 1000, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये 1234। अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगता है, इधर से 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे, है ना। तो इसे रीड करते हैं, यहाँ पे बिलियन आता है, फिर यहाँ मिलियन होते हैं ये तीनों, है ना। तो 876 मिलियन, फिर 501,000 एंड 234। तो इस तरीके से इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम का, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, और फिर यहाँ कोई कॉमा नहीं आया। अगर इधर कुछ होता तो हम यहाँ कॉमा लगाते। फिर जैसे ये वाला है तो 3 2 2, 3 3, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या सिस्टम होता है कॉमा लगाने का। फिर है लार्ज नंबर की अगर हम बात करें, जैसे 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3। फिर लाख में 5 जीरोस होते हैं, करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, अरब में 9 जीरो, मिलियन में यहाँ पर आप देख सकते हो 6 जीरोस होते हैं। ओके, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, अब 1 लाख में हमने अभी देखा कि 5 जीरो हैं, तो 10 लाख में 10 तो ऐसे ही रहेगा और 5 जीरो और ऐसे,
है ना। तो क्योंकि ये मिलियन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला कॉमा नहीं लगेगा, है ना, 3 3 के बाद कॉमा लगता है, तो यहाँ और यहाँ। फिर बिलियन क्या होता है, ये देखो 100 और मिलियन। फिर 1 बिलियन क्या होता है, तो इस तरीके से 9 जीरोस लगते हैं। जो अरब होता है ना, वही बिलियन होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेशनशिप, ये मैंने आपको बता दिया। 1 लाख मतलब 100,000। 1 लाख कैसे लिखते हो, इस तरीके से 5 जीरो लगते हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो ये क्या होगा, 100 और 1000। 1000 में 3 जीरो लगते हैं। 1 करोड़ 100 लाख, 1 अरब 100 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख, यह भी मैंने आपको बताया। 1 बिलियन 100 करोड़। ओके, तो ये आपको याद होने चाहिए, मैचिंग में या एमसीक्यूज में आ जाता है। फिर अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो समटाइम्स वी डोंट नीड एग्जैक्ट नंबर्स। कभी कभी एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ लिखा है, मैं आपको बोलूं 11 रुपीज दूं। अब आप सबको एक 11 रुपीज की बात है या 101 रुपए दूं, तो आप क्या बोलोगे, सबको 101 रुपए दिए या कि 100 रुपए मुझे मिले, है ना। 1 रुपए को इग्नोर कर दोगे। तो कौन सा पास का नंबर है, जैसे 95 बोलूं तो 95 के इधर राउंड फिगर कौन सा है, 100 है, और इससे पहले राउंड फिगर कौन सा है, 90 है ना। तो मतलब कौन सा पास में आ रहा है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। जैसे 76,068, तो इसको 75,000 भी कर सकते हो राउंड फिगर। और कितने कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, तो ये 10,000 के कॉन्टेक्स्ट में है ना। जैसे 76,000 से एक पहले क्या आया होगा, 75,000। ओके, राउंड फिगर में हमने उसके पास का कर दिया। तो इसमें जो हम अप्रॉक्स लेते हैं उसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है राउंडिंग अप। कोई नंबर मैंने आपको दिया 732 दिया, तो इसको राउंड फिगर में कैसे करोगे, 750, मतलब इसके पास का नंबर आगे वाला, ज्यादा वाला, अप, ठीक है। और राउंडिंग डाउन में इससे नीचे वाला नंबर लोगे। जैसे 470 है, तो 470 के इधर आएगा 500 और इधर आएगा 450। तो क्योंकि मैं राउंडिंग डाउन कर रही हूं तो इससे पहले वाला नंबर देखूंगी। ओके, नाउ व्हेन एग्जैक्ट वैल्यू इज नीडेड, कब हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, जब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो, एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड होती है। ओके, नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करें तो कौन सा नियरेस्ट नेबर है, जैसे मैंने अभी कहा कि 475 है, इसके इधर 450 है और इधर 500 है, तो कौन से नियरेस्ट इसके पड़ोसी है, नेबर्स कौन से हैं। तो लार्ज नंबर जो होते हैं उनके नियरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिए हैं, है ना, ये वाला नंबर है, तो इसमें देखो 1000 में क्या देखोगे, ये जो 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो इनको राउंड फिगर में कर दोगे, ठीक है। तो 85,000 ये दिया हुआ है, तो 85 के राउंड फिगर क्या है, 90। तो इसमें क्या करेंगे, ये 183 को हटा देंगे, 85,000 रखेंगे। 1000 में राउंड फिगर हमने किया। 10,000 में कितने जीरो आते हैं, 4 जीरो आते हैं। तो अब देखो कहां तक के नंबर को हम जीरो ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। क्योंकि 85,183, तो 85 से ज्यादा है, तो हम 85 की जगह 90,000 ले लेंगे। बाकी सब सेम ही है ना, 4 डिजिट को हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही लाख के लिए हम 5 डिजिट को चेंज कर देंगे, इतने को। 85,183 है और यहाँ क्या है, 72,000। देखो 72,85,183 है, तो 85,000 1 लाख के पास का नंबर है ना। तो इसको हटा के यहाँ पे 72 जो था उसको 73 कर दिया। मतलब कि 85,000 रुपीज आपके पास है, तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख के बराबर हमारे पास रुपए है ना, लगभग 1 लाख रुपए हैं। या ये कहोगे लगभग 50,000 रुपए हैं, लगभग 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख के पास आ रहा है ये। तो यहाँ पे 1 लाख इसको मैंने ले लिया, तो यहाँ 72 था, 72 लाख था, तो कितना हो जाएगा, 73 लाख, ठीक। 10 लाख में हम यहाँ तक को राउंड फिगर करेंगे। जैसे 72 लाख है, तो ये 2 ही लाख है, तो इसको हटा के 6 करोड़ 70 लाख कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम राउंड फिगर जब करते हैं तो एक एक डिजिट इधर से हटाकर और राउंड फिगर करते चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर क्या पैटर्न होता है वो देखते हैं। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 116 मल्टीप्लाई 5, तो इसको राउंड फिगर में करने के लिए क्या करेंगे, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकती हूँ। 2 1 2, 2 5 10, ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी। 5 की जगह क्या लिख दिया, 10/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। एक जीरो ही तो ऐड करना है, तो 116 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा, है ना, तो 1100 का आधा हो जाएगा
550 और ये 60 का आधा 30, तो 580 आ जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 5 की जगह 10 डिवाइडेड बाय 2 रख दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने में हम इस तरीके से इजी बना देते हैं। जैसे वो 10 से था, अब 25 से आपको करना है, तो 25 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 100/4। जीरो वाले में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इससे जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आसान हो जाता है। सो इससे 824 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 824 को 100 डिवाइडेड बाय 4 से करोगे तो ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 2 जीरो आ जाता है। ठीक, और डिवाइडेड बाय 4 है। अब 4 से आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो। 4 2 जा 8, 2 नहीं आता है, 2 डिजिट लेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, 4 6 जा 24 और 0 0, इस तरीके से, है ना। सो मल्टीप्लाइंग बाय 25 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब प्रोडक्ट में कितने डिजिट होते हैं, तो जैसे एक डिजिट को एक डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो एक या दो डिजिट में आंसर आएगा। दो डिजिट को दो डिजिट से किया तो 3 या 4 डिजिट में आंसर आएगा। 3 या 3 डिजिट को किया तो 5 या 6 डिजिट में आंसर आएगा। ओके, एक तो इसका डबल हो जाता है, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6। ठीक है, डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक ये वाला इससे एक कम, 2 से एक कम 1, 4 से एक कम 3, 6 से एक कम 5। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे हमने देख लिए। सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट है तो 1 से शुरू होगा। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़, तो देखो कितने जीरो होते हैं, 2 4 6 और एक 7, 7 जीरो होते हैं। टेबल मैंने दिखाया था, याद होने चाहिए। फिर इसको वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, तो 4,05,067। ओके, फिर इसे हमें लिखना है राइट दिस नंबर नेम, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में ही लिखना है। सो 1,20,005। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, कोई भी नंबर आपको आ सकता है। अब जैसे नेक्स्ट है राइट द नंबर 4, ये हमें दिया है, इसका नंबर लिखना है 3,40,000, तो लाख बड़ा है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो 3 लाख है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 42,000 तो 42,000, 10 है तो 10 यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये वाली जगह खाली, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है। ओके, 3,42,010। ऐसे आप अलग अलग करके ऐड करके दिखाओगे। अगर 2 मार्क्स का है तो डायरेक्टली है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कंपेयर एंड राइट, अब 50 लाख बड़ा है या 5 मिलियन बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 10 गुना 5 यानी 50 लाख, तो 50 लाख यानी 5 मिलियन, ये क्या है, बराबर है, तो बराबर का साइन आएगा। ओके, अब 2 मार्क्स वाले देख लेते हैं। पीडीएफ वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसे आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यानी 48,12,160। ओके, नेक्स्ट है, इसको आप इंडियन प्लेस वैल्यू में नोटेशन करेंगे, तो इसको अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर वंस, टेंस, 100, है ना, ऐसे करके आप लिख देंगे। कुछ बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक टाउन की पॉपुलेशन 75,000 है 2011 में, और फिर इतनी है 2024 में, तो इंक्रीज कितना हुआ है पॉपुलेशन में। 2024 में ये दिया हुआ है और 2011 में ये दिया हुआ है, तो इंक्रीज के लिए हम इसे माइनस कर देंगे। 1,06,000 में से 75,000 यानी 31,000 जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। देन नेक्स्ट है, अ बस कैन कैरी 50 पैसेंजर्स, तो हाउ मेनी पीपल कैन 1 लाख बसेस कैरी, मतलब 50, एक बस में 50 पैसेंजर आते, तो 1 लाख बस में कितने पैसेंजर आएंगे, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 50 lakhs। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे चैप्टर में, उसमें से है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस इतना है। अगर एक पर्सन 100 किलोमीटर एक दिन में कवर करता है तो 10 साल में वो कितना जाएगा। आपको अज्यूम करना है 365 डेज एक साल में होते हैं, तो एक साल में वो कितना कवर करेगा। 100 दिया हुआ है, 100 किलोमीटर एक दिन का, तो 365 डेज में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक साल का आ गया। 10 साल के लिए इसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतना किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मून, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा कवर करेगा या कम, तो देखो इससे कम कवर कर रहा है। दे कैन नॉट रीच द मून, तो वो चांद पे पहुंच पाएगा नहीं। दे विल ट्रेवल 3,65,000 किलोमीटर विच इज लेस देन मून्स डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, एक 4 मार्क वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखेंगे। जैसे पॉपुलेशन एक सिटी की दी हुई है इतना और सिटी बी की दी हुई है इतना, तो किस सिटी की ज्यादा पॉपुलेशन है। अगेन यू विल सी द
नंबर प्लेस ये वैल्यू सिस्टम लगाओगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, या 52 लाख या 48 लाख है, तो यानी सिटी बी की पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो विच सिटी हैज ग्रेटर पॉपुलेशन, तो सिटी ए की इतनी है, बी की इतनी है, यानी सिटी बी की ज्यादा है। ओके, सेकेंड है फाइंड द डिफरेंस, कितना ज्यादा है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, और फिर राउंड फिगर करना है दोनों का नियरेस्ट, तो देखो पहले सेकेंड का देख लेते हैं, डिफरेंस कितना है तो माइनस कर दिया। अब राउंड फिगर करना है तो ये 48 लाख है और 75,000, तो इसे क्या कर देंगे 49 लाख, ये 52,000 लाख है 10,000, तो 52 लाख कर देंगे। ओके, ये रहा राउंड फिगर में इस तरीके से करोगे। नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, लेट अस जस्ट सी द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर। सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स को यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, मनी, डिस्टेंस, मार्क्स, टाइम, है ना। तो जब भी हम इनको यूज करते हैं तो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं मैथ के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। जैसे प्लस कर दिया, प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया, या मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, माइनस किया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें इट डज नॉट कंटेन एन इक्वालिटी साइन अनलेस वी आर शोइंग इट्स वैल्यू। इसमें हम इक्वालिटी साइन नहीं दिखाते, मतलब ऐसा टोटल नहीं दिखाते हैं, सिर्फ इतने को हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इक्वल साइन दिखा दिया तो ये क्या बन जाता है इक्वेशन बन जाता है। ओके, सो इसमें हम इक्वल साइन नहीं दिखाते हैं। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन है कि मैथमेटिकल फ्रेजेस मेड यूजिंग नंबर्स, अगर हम इनको नंबर्स को इन ऑपरेशंस के साथ यूज करके एक मैथमेटिकल फ्रेज बना रहे हैं, उसी को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। वैल्यू क्या होती है, सो जो रिजल्ट हमें मिलता है इसको सॉल्व करने के बाद, इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वैल्यू। मतलब ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू ये आई है जो सॉल्व करने के बाद आई है। सो 15 इज द वैल्यू ऑफ दिस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट है कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। अब कंपेयर करना है तो या तो हम स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो वी कंपेयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। कैसे, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 + 2 कितना होता है 12, 7 + 8 क्या होता है 7 + 1 8 होता है, तो 12 बड़ा है ना। तो इस तरीके से हमने कंपेयर किया कि ये वाला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट दो चीजें कि समटाइम्स वी कंपेयर विदाउट फुली कैलकुलेटिंग यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। कभी कभी हम बिना पूरा सॉल्व किए क्वेश्चन को तभी हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी छोटी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ये तो सिंपल था कि एक ही साइन था, प्लस था या माइनस था। यहाँ पर देखो एक ही है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस है। अब कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक से ज्यादा ऑपरेशंस के साइन आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाउ द इक्वेशन इज शुड वी ऐड फर्स्ट और मल्टीप्लाई फर्स्ट। देखो अगर आप पहले ऐड कर दोगे 30 + 5 35, अब मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 5 = 20, 4 3 = 12, 13 14, 140 आ रहा है। पहले मैंने ऐड किया, अब देखो इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 = 20 और यहाँ ये 30 है, तो 20 और 30 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो कोई तो इसमें से एक गलत है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए वी यूज द रूल BODMAS। इसमें बी जो होता है ब्रैकेट्स होता है, टर्म्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब किस तरीके से आप ऑर्डर में सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, BODMAS में क्या आता है ब्रैकेट। कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करोगे। व्हेन ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट। जैसे यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है तो पहले हम ये नहीं करेंगे, पहले इसके अंदर का सॉल्व करेंगे। 30 + 5 4 = 20। ओके, सो इस तरीके से आंसर 50 आएगा। फिर यहाँ भी एक दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, 15 और 56 71, अब 100 में से माइनस करो तो 29। सो इफ यू डू नॉट यूज ब्रैकेट्स करेक्टली द आंसर मे बी रॉन्ग, तो आंसर गलत आ सकता है। ओके, नाउ टर्म्स इन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन लिखा है तो इसमें कितने टर्म है, ये जो ऑपरेशंस यूज होते हैं प्लस माइनस, इधर और इधर जो होता है उसे हम टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ 12 है और 7 है, तो ये दोनों क्या है टर्म्स है ना। टर्म्स याद रखना, टर्म्स आर पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ओके, कोई साइन लगा हुआ है। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं जैसे इस तरीके से है, तो सब्सट्रैक्शन कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ इनवर्स। मतलब जैसे 83 लिखा है और -14 है, तो आप इसको ऐसे करके और -14 लिख सकते हो। एडिशन ऑफ इनवर्स मतलब ये -14 को हम लिख सकते हैं +-14। तो यहां जैसे ये है 83 माइनस, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है 6 × 5 + 3 है, तो इसमें टर्म कौन कौन से, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। क्योंकि देखो
के साइन से सेपरेशन नहीं देखना, हमें प्लस साइन से देखना है ना। इसीलिए मैंने सिंपल में आपको पहले ही बता दिया कि प्लस साइन से जो सेपरेट है उसे हम क्या कहते हैं कि टर्म्स है वो, है ना। तो इस पूरे में 6 इंटू 5 प्लस 3, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। देयर इज नो प्लस साइन इनसाइड 6 इंटू 5, इसके बीच में कोई प्लस साइन नहीं है, इसलिए 2 ही टर्म है, 3 टर्म नहीं है। ओके नाउ ये एडिटिव इनवर्स वाला आपको पता चला। मैं 14 का एडिटिव इनवर्स कहूंगी तो -14, 15 का कहूंगी तो -15। ओके तो एडिटिव इनवर्स यानी दोनों को जोड़ूं तो 0 आ जाए। नाउ स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, एडिशंस ओनली, व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज ओनली एडिशन, सिर्फ ऐड करने को हो तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द वैल्यू। अगर आप वैल्यू को आगे पीछे लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ 6 प्लस का -4 है तो आप ये -4 आगे लिख दो, 6 को यहाँ लिख दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, दोनों केस में 2 ही आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, 2 प्लस 3 लिखो या फिर 3 प्लस 2 लिखो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5 आएगा, वैल्यू डज नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। यहां देखो ये है इस तरीके से। अब इसमें आप कैसे भी ग्रुप कर लो, जैसे इसको एक साथ लिख दिया प्लस इसको एक साथ लिख दिया या इसको अलग लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, तो सभी के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, है ना। इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन की, एसोसिएटिव। ठीक, देन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन विद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो हो गए प्लस माइनस वाले। प्लस माइनस वाले में हमने देखा इधर या इधर ऑर्डर चेंज करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर एक चीज बताती हूँ आपको, बॉडमास का रूल याद रखो, बाकी चीजें तो समझाई गई हैं लेकिन ये आप याद रखोगे तो सारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट अगर नहीं है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है, तो पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे। ओके, तो फर्स्ट इवैल्यूएट, अगर ब्रैकेट नहीं दी हुई है तो पहले मल्टीप्लीकेशन या डिविजन जो दिया है वो करो, फिर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे। ओके, इसी को कहते हैं बॉडमास। जैसे यहाँ पर एडिशन है, ब्रैकेट नहीं है, तो हम पहले एडिशन करें या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन दिया है तो पहले ये करेंगे, 5 4 20 और फिर 30, तो ये आ गया 50। ओके, सो रिमूविंग ब्रैकेट, ब्रैकेट प्रिसीडेड बाय माइनस साइन। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, ब्रैकेट हटाते ही उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 40 प्लस का है तो 40 माइनस का होगा, क्यों, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था। तो जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट हटा दिया ना, अब कहाँ है यहाँ पर ब्रैकेट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 40 था तो माइनस का 40 हो गया, प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर जो वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा। जैसे ये वाला है, नीचे आंसर है, बिना आंसर देखे आप बताओ, 500 है, माइनस साइन है तो ये प्लस का 250 है ना, कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस है, तो माइनस का 250 हो जाएगा। ये माइनस का 100 है तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो है ना, तो साइन इस तरीके से चेंज होंगे। नाउ अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो फिर कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा लिख दोगे। 35 प्लस का था तो प्लस का, -10 माइनस का था तो माइनस का, नो साइन चेंज, सिर्फ माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर तो ही साइन चेंज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होती है जैसे ये ब्रैकेट लगाए तो बाहर मल्टीप्लाई का साइन है तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, ये देखो, और ये क्या साइन है, प्लस, तो प्लस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ। ठीक, ऐसे ही ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, अब यहाँ क्या है माइनस साइन तो माइनस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ। ठीक, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे हम नंबर्स में भी देख लेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 43 के साथ, प्लस है यहाँ, सॉरी यहाँ, और 2 का मल्टीप्लाई 24 के साथ। ओके, नाउ माइनस वाला इस तरीके से दिया तो 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और बीच में प्लस है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, है ना, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले 1 1 मार्क वाले थोड़े से देख लेते हैं, फिर 2 2 मार्क वाले। तो जैसे 13 प्लस 7 कितना होगा, 20। इनमें से कौन सा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, 5x प्लस 3, 7 प्लस 4, ये कौन सा है, तो 7 प्लस 4, क्योंकि इसमें देखो x है, वेरिएबल है, तो ये तो है नहीं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता है, तो ये तीनों तो नहीं है, तो बचा ये बी वाला। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिर्फ नंबर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते और इक्वल साइन नहीं होते। अब इसमें ये जो है, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, मैंने बताया था टर्म्स में सिर्फ प्लस से सेपरेट होता है, तो प्लस के इधर जो है वो एक टर्म और इधर जो है वो एक टर्म, ये और ये, है ना, तो बी वाला इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें ये क्यों गलत है, तो एक तो ये 8 दे रहा है और 3 प्लस 5 नहीं, जब बीच में प्लस का साइन है तो 3 प्लस 5 कैसे हो सकता है। ओके, नाउ
व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? तो इसमें पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाला, 5 4 जा 20 और 30 यहाँ प्लस में, तो यानी 50 इसका आंसर होगा। इसको मैंने समझा के दे दिया है। अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है, तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला है ना, क्योंकि बाकी यहाँ माइनस या प्लस है, तो 6 2 जा 12। अब ये एज इट इज रहेगा 39। अब 6 2 जा 12 है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस है ना, और फिर 12 और ये प्लस का 11 एज इट इज। ओके, अब कोई सा भी आप कर लो इसमें से सॉल्व। तो यहाँ पे प्लस लगा दो और ये ब्रैकेट में -12, या ऐसे भी लिख दो, तो 39 -12, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो एज इट इज उतार देंगे, +11। तो अब देखो 39 और 11 कितना हो जाएगा, 50 और -12, तो 50 में से 12 गया तो 38, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अब एक 4 मार्क वाला देख लेते हैं, एक 3 मार्क वाला भी देख लो। A shopkeeper buys 25 notebook at 8 rupees each and 10 pens at 5 rupees each. Find the total cost. एक दुकानदार ने 25 नोटबुक खरीदी 8 रुपए की, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 25 इंटू 8, है ना, ये आ गया 200। पूरा सॉल्व करोगे। फिर कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन, तो 10 इंटू 5 यानी 50 रुपीज। टोटल बताना है तो 200 इंटू 50 250। ओके, अब 4 मार्क वाला एक देख लेते हैं। जैसे ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर। अब इसको कैसे बनाए, तो देखो 25 को राउंड फिगर में करना सीखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 97 दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 100 माइनस 3, है ना, 100 में से 3 गए तो 97, ये ऐसे आ गया। अब 25 का मल्टीप्लाई 100 के साथ, अब ये माइनस साइन बीच में, 25 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा 2500। जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना आसान है, सिर्फ जीरो लगा देते हैं, और 25 का 3 से किया तो 75, इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2425। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। A factory produces 120 items per day for 7 days and then 80 items per day for 3 days. 7 दिन 120 आइटम पर डे बनाए, तो 7 दिन के कितने बन जाएंगे, यहाँ टोटल लिखोगे आप, फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 7 डेज, प्रोडक्शन इन 7 डेज, तो 120 इंटू 7 ये आ गया। फिर प्रोडक्शन इन नेक्स्ट 3 डेज, तो 80 इंटू 3 ये आ गया। टोटल प्रोडक्शन 840 प्लस 240 इज इक्वल टू 1080। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ओके, लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। कभी कभी क्या होता है, मेजरमेंट के लिए हमें छोटी यूनिट्स चाहिए होती है। जैसे कील का एग्जांपल दिया था, 2 होता तो हम आसानी से नापते, 3 होता तो आसानी से नापते, इसके बीच में कहीं पर है। तो 2 एग्जांपल जो स्क्रू के दिए हुए थे, तो इसमें कितना पार्ट है कैसे हम पता करेंगे। तो जैसे ईच स्मॉल पार्ट, ये जो 0 से 1 के बीच का है ना, इसमें 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो अब आप आसानी से काउंट कर सकते हो, 2 पूरा है और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट किसका, 10 का, टोटल 10 है, उसमें से 7 लाइन तक इसकी लेंथ है, तो 2 कंप्लीट और 7/10 है ना। तो ये जो 7 और 1/10 इस तरीके से लिखा है, तो ये क्या कहते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में बांटने के लिए हमें पॉइंट में आगे नापना पड़ता है, तो यहीं पर डेसिमल की शुरुआत होती है। तो इसे कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 1s 10s आपने पढ़ा, तो इसके डेसिमल के बाद कैसे होता है, 10th होता है, 100th होता है। ओके, वही हम जानने वाले हैं इसमें। सो इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, वी डिवाइड अ यूनिट इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट्स टू मेजर मोर एक्यूरेटली। वैसे इसको मैं आसानी से बोल सकती थी लगभग 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन मोर एक्यूरेटली एग्जैक्ट नापने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद जो होता है, इधर 1s 10s आपने देखा, तो इधर क्या होता है, 10th होता है, तो और 10th पार्ट, ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं। एक यूनिट को हम 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। अभी हमने देखा 1 से 10 के बीच में या 0 से 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 10 लाइनें होती हैं। तो ये जो एक लाइन है, एक लाइनें कितना बता रही है, 1/10, मतलब टोटल 10 का एक पार्ट। ओके, सो 3 4/10 का मतलब क्या हुआ कि 3 तो टोटल है और 4 यूनिट कितने में से, 10 में से, 4 1/10। ओके, ऐसे यानी 4 1 4 और डिवाइडेड बाय 10, तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 कंप्लीट यूनिट एक एक की और 4 मल्टीप्लाई 1/10। ऐसे ही ऑल्सो 10 1/10 इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब जैसे 0 से 10 के बीच में कितनी लाइनें थी, 10 थी, तो जब आप 10th पे आ रहे हो, लास्ट वाली पे आ रहे हो, मतलब 10/10 हो रहा है वो 10वां पार्ट पूरे 10 का, तो इसको टोटल
कट करोगे तो 1 आ रहा है, 1 कंप्लीट यूनिट आ रहा है ना। सो 10 1/10 इज इक्वल टू 1 होल यूनिट। एक पूरी यूनिट को 10/10 बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो अब यहाँ पे 34 1/10 मतलब क्या होगा? 10 1/10 का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 34 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 4 लिख सकते हो। 10 को हम 1 बोल रहे हैं, तो 30 में कितने 10 है? 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट। तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे और इसको 1 बोलेंगे, और प्लस में 4/10 है। ये 4 10th का 4 पार्ट है, तो ये देखो कितने हो गए? 3, और ये 4/10 है ना। इस तरीके से नापते हैं। तो की यूनिट, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एक यूनिट जो होती है 10 10th के बराबर होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग फ्रैक्शनल यूनिट। इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे 4 1/10 लिखा है, तो इसको बोलोगे 4 1/10, 4 10th, या 41 1/10, या 41 1/10। ओके, इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं। ओके, इनमें से कोई सा भी आप बोल रहे हो तो वो सही है। ऑलवेज रीड केयरफुली बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। किस तरीके से फ्रैक्शन दिया गया उस हिसाब से आपको रीड करना होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ 10। अब जैसे एडिशन करना है 10th वालों का, तो कैसे करेंगे? जैसे ये क्या लिखा है? 2 7/10 प्लस 3 6/10। तो ये दोनों तो कंप्लीट यूनिट है, तो इसको तो एज इट इज आप ऐड कर लो, है ना, 2 और 3 को। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब ये 7/10 और 6/10, तो देखो 7/10 यानी 1 से 10 के बीच में 7 लाइनें हैं मेरे पास। कितनी और कम है? 3 कम है, तो इसमें से 3 ले लो, है ना। तो एक कंप्लीट हो जाएगा ये, और इधर कितने बच जाएंगे? 3/10। तो ये जो एक कंप्लीट हुआ, इस 5 में हम ऐड कर देंगे 6 और 3/10, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये देखो सॉल्व करके दिया है, ये रहा 6 3/10। इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हो? ये तो मैंने आपको एक जनरल वे बताया ना, तो कैसे करोगे इसको? ये दोनों को तो आपने साथ में ऐड कर लिया, 2 और 3 को। अब बचा 7/10 और 6/10, है ना। इसको ऐड करना है, तो बेस सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 6 कितना आया? 13/10। 13 में को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 तो एक कंप्लीट होता है ना, तो फिर वही चीज 5 थी उसमें एक ऐड कर देंगे और प्लस का 3/10। ओके, यही करके दिया हुआ है। नाउ इंपॉर्टेंट रूल है 10 10th जो होते हैं वो 1 यूनिट होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सेम वही तरीका, जैसे 12 4/10 है और 6 7/10 है, तो अब इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? तो देखो यहाँ पर, यहाँ 4/10 में से 7/10 को माइनस करना है, तो 4 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हमें इसे कैरी कैसे लेते हैं? वैसे ही, तो 12 से 1 ले लिया, तो इससे 1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 14/10 माइनस 6, और यहाँ 7/10 है ही सही, तो 14 में से 7 गए तो 7, और डिवाइडेड बाय 10। अब 11 में से 6 गए तो 5, है ना। तो 5 7/10 इस तरीके से आ जाएगा, ये देखो। ओके, सो बोरोइंग रूल इज सेम एज होल नंबर। जैसे आप होल नंबर में करते हो वैसे इसमें भी होता है। अब 100th वाला देख लेते हैं। अब एक 0 से लेके 10 तक के बीच में कितने डिविजन थे? 10 थे, है ना। अब ये एक जो था ना, इसके बीच में भी 10 लाइनें हैं, तो देखो यहाँ पे 10, फिर ये 10, फिर ये 10, तो ऐसे 10 तक जाते जाते कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ओके, सो एक यूनिट को एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर इसमें से एक सबसे जो बारीक वाली लाइन है, एक सेकेंड, इसमें देखो, ये जो एक पतली सी लाइन है यहाँ पर, ये कितना है? 1/100, है ना, क्योंकि ऐसी 100 लाइन है, उसमें से हमने एक को लिया है। सो 10 100 इज इक्वल टू 1/10। मतलब इसका क्या हुआ? यहां से यहां तक देखो, ये वाला और ये वाला, कितनी लाइनें हैं इसके बीच में? 10, और ये एक को मैं कह रही हूँ 100, एक को मैं कह रही हूं कि ये 100 है, तो ये 10 कितने हो गए? 10 100 इज इक्वल टू 1/10, है ना। यहाँ पे हमारा 1/10 हो रहा था ना, 10 10 में अगर हम पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो। सो 100 100 इज इक्वल टू 1 यूनिट। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, आगे मैं एग्जांपल में समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ना, इसमें समझाया गया है कि 4 और 5 के बीच में कितनी है? 4 1/10, 4 2/10, 4 3/10, 4 4/10, 4 5/10, ऐसे 4 9/10 और 5 कंप्लीट हो रहा है। सो 4 4/10 और 5 100, इनको अगर आपको ऐड करना है, तो देखो 4 तो कंप्लीट यूनिट है, फिर 4/10, तो 4/10 कहां पर है? 4/10 हम बोलेंगे। ओके, और 5/100 यानी 500th बोलेंगे, ये वाला और ये वाला इसके बीच में। तो कितना हो जाएगा? 4, ये कंप्लीट रहेगा, 4/10 यानी 4/10, और 500th यानी 5/100।
अब इसमें बेस यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, 4 10 40, 10 10 100 और 5/100। तो आप इसको नीचे 100 बेस सेम हो गया, ऊपर 40 और प्लस 5, 45 आ गया। अब 2 जीरो है तो डेसिमल कैसे लगाते हैं, 1 2, यहाँ पर डेसिमल आएगा तो 0.45 और 4 यूनिट तो कंप्लीट थी ही, है ना। अब यही यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो बताया गया कि 1/10 इज इक्वल टू 10/100। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल सिस्टम कैसे होता है। तो जैसे बीच में हम रखते हैं यहाँ पे 10 100 1000, यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे ले लो, तो इधर होता है 10th 1/10, यहाँ होता है 100th यानी 1/100 और इधर होता है 1000th यानी 1/1000। ईच प्लेस इज 10 टाइम्स बिगर देन राइट, मतलब इससे ये जो जगह है ये इससे 10 गुना ज्यादा है, ये वाला जो है इससे 10 गुना ज्यादा है, ये वाला इससे 10 गुना ज्यादा है। और जब आप इधर जाते जाते हो, ये राइट का हो गया, इधर जाते हो तो ये 10 गुना इससे कम है, ये 10 गुना इससे कम है, ये 10 गुना इससे कम है। देखो ना फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना। सो ये इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स बिगर देन राइट, 10 टाइम्स स्मॉलर देन लेफ्ट। दिस इज वाई वी डिवाइड यूनिट्स इनटू 10 पार्ट्स। 10 पार्ट में मतलब इधर हम जाते हैं तो 10 10 का मल्टीप्लाई होता है, एरो देखो, और इधर जाते हैं तो 10 10 का डिवाइड होता है ना। ये आपको बुक में समझाया भी गया था। नाउ डेसिमल नोटेशन इस तरीके से डॉट जो लगाते हैं इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। तो जैसे 705 है, इसको हम बोलते हैं 705 और यहाँ डेसिमल लगा देते तो 70.5 और ये देखो 05 है लास्ट में तो इसको 05 ही रीड करेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है 7.45 तो इसको बोलेंगे 7.45 नहीं बोलेंगे, 45 ही रीड करते हैं। ओके, साथ में नहीं बोलते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिया हुआ था कि 705 मतलब देखो 700 की जगह पे तो ये लिखा 700, फिर 0 टेंस है तो 0 टेंस, क्योंकि टेंस की जगह पे 0, 5 वंस है तो यूनिट की जगह पे 5, है ना। 70.5 है यानी वंस टेंस, टेंस के नीचे 7 तो ये रहा, 0 यूनिट के नीचे 0, फिर डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आ गया और 10th के नीचे 5 है यानी 5 1/10। समझ में आया कैसे लगाते हैं। ये 7 यूनिट के नीचे है, इधर 10th इधर 100, तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर इधर 0 इंटू 1/10, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ और यहाँ 5 है तो 5 इंटू 1/100। ओके, सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लेसेस आर 10 10 100s एंड 1000s। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो यही आपको मैंने ऊपर समझाया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 1/10 का, इधर होता है 1/100 का। नाउ कन्वर्जन कैसे होता है, तो 1 centimeter is equal to 10 millimeter, 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter is equal to 0.01 meter. Now वेट में ऐसे ही होता है, 1 kg को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ग्राम को kg में बदलना है तो आप इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई करोगे। मनी का कन्वर्शन हमने देखा था, तो इसमें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 पैसे में इतने रुपये होते हैं, मतलब 100 से डिवाइड करना है, तो 2 जीरो है तो 1 2 यानी 0 0 इस तरीके से। डेसिमल सिस्टम इज यूज्ड इन मेजरमेंट एवरीवेयर, हर जगह नापने की इकाई में हम इसका यूज करते हैं। नाउ लोकेटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, जैसे 1.4 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 1.4 कहाँ आएगा, तो इसको 10 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3, यहाँ पे 1 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब ये कितना आ गया, 1 2 3 4, तो 1.4 लिखना है तो कहाँ आएगा, ये 1 है और इसके बाद 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ये कितनी वैल्यू हो गई 1.4। इस तरीके से लिखते हैं। डिवाइड द स्पेस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, काउंट 4 पार्ट्स आफ्टर 1। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, किस तरीके से मार्किंग करते हैं, जैसे 0.2 है तो 0.20 0.200 ये सारे 2/10 को ही दिखाते हैं, है ना। ये 20 है 200 है कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 2 है ना तो यहाँ पर आएगा ये 1 और इसके बाद 2 इसके डेसिमल में आ रहा है। बट अगर ये 0 पहले आ जाता है, जैसे 2 के बाद 0 लग रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले 0 आ जाता है तो ये बराबर नहीं है, ये फिर इक्वल नहीं होते, ये अलग हो जाता है। ओके, सो एडिंग जीरोस ऑन राइट डज नॉट चेंज द वैल्यू। इधर की तरफ आप 0 जोड़ रहे हो 2 के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर जोड़ रहे हो तो फिर फर्क पड़ता है। तो ये देखो इस तरीके से 1.4 को रिप्रेजेंट किया जैसे मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं
कंपेयरिंग डेसिमल, तो यहाँ पे डिजिट के हिसाब से कंपेयर करते हैं। जैसे 6 यहाँ डेसिमल के बाद है तो ये तो दोनों सेम ही है। फिर यहाँ देखो 4 है, यहाँ 4 है, सेम है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये 6 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 पे जाके हमें पता चला यूनिट सेम था, 10th दोनों का सेम था, 100 पे ये 5 जो है ये छोटा है 6 है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम डेसिमल में कंपेयर करते हैं। सो जहां पर सेम आ गया वहां पर हम छोड़ देते हैं कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे 6 सेम था, फिर ये 4 तक सेम था, फिर नेक्स्ट जब हमने देखा तो यहाँ पर 6 ये बड़ा था और ये छोटा था, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और बता देंगे कि ये वाला नंबर बड़ा है इससे। नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल बहुत आसान है। इसमें बस पॉइंट्स जो मैंने आपको सिखाया ना कैसे कैरी लेके करते हैं। जैसे 3 5/10 है, उसमें से 2 7 तो 5 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक कैरी ले लेंगे। तो यहाँ 5 की जगह 15 हो गया। अब क्योंकि 3 से एक ले लिया तो यहाँ पर 2 हो गया। अब 15/10 में से 7/10 गया तो 8/10 आ गया, और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, है ना। तो ये 8/10 आ गया। ऐसे ही पॉइंट में अगर करना है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना होता है। 5 में से 7 जाएगा नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0। तो जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे हम फ्रैक्शन का भी करते हैं। ओके, तो इसके साथ हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इसके समझ लिए। अब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे 1/10 ऑफ यूनिट इज कॉल्ड, 1/10 को हम क्या बोलते हैं? 10th कहते हैं। याद रखना, टेंस दिया हो, कुछ भी दिया हो तो नहीं मार्क करना है। डिवीजन में है, फ्रैक्शन में है तो 10th आ जाता है। 3 4/10 ये किसके बराबर है? तो 3 कंप्लीट यूनिट है, 4/10 यानी कि 3.4। इस तरीके से 4/10 है ना, तो 0.4 10th के नीचे आएगा। देन नेक्स्ट है 10 100th इज इक्वल टू 1/10। 0.20 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो इसके बराबर है। यहाँ देखो 2 के बाद 0 तो है, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है। यहाँ पर 2 से आगे 0 है, डेसिमल है, तो यहाँ सिर्फ 2 दिया है। यहाँ पर क्या है? पॉइंट के बाद 2 है। नाउ विच इज ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा है? तो देखो यहाँ 6 तो सेम है, यहाँ 4 और 5 है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो हम ये वाला लिखेंगे। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। नाउ कन्वर्जन मैंने बता दिए, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क वाले देख लेते हैं। जैसे 5 6/10 को डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे लिखते हो? यूनिट, फिर 10th, फिर 100। तो 5 कंप्लीट है, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 दिया हुआ है, तो 5.6 सिंपली कर सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो कि 5 हमने पूरा लिख दिया, 6/10 यानी 1 0 दिया है तो डेसिमल 1 के बाद लगेगा, तो 5 + 0.6, तो ये आ गया 5.6। ना इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है? 34, और नीचे 100 है, तो 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट 254 ग्राम इंटू केजी। तो ग्राम से केजी में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो यहाँ पे 254 मल्टीप्लाई में 1/1000 कर दो। ये जो दिया है 001 पॉइंट, इसमें क्या होता है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। 3 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ आ जाएगा 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा। ओके, नाउ अब हम एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला देख लेते हैं। हमें इसे करना है 15 3/10 और 4/100 प्लस यहां लिख दो 2 6/10 एंड 8/100। इसको करना है, तो प्लस का है ये सारा। 100 की जगह पे कितना हो गया? 4 और 8 12/100। ओके, टोटल कर रहे हैं। फिर ये टेंस की जगह 3/10 और 6/10 कितना हो गया? 9/10। और यहाँ 15 और 2 कितना हो गया? 17। क्लियर है। अब इसमें ये आंसर तो नहीं आ रहा यहाँ पर, ये देखो 9/10 सही है हमारा। अब ये 12/100 है, तो जैसे हम प्लस करते हैं 6 और 5 11 होता है, तो 11 का 1 कैरी 1 ऊपर जाता है ना, तो ये 12 है, तो 12 का 2 यहीं आ जाएगा, और ये 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अब ये 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, तो 15 और 2 17 और 1 18 आ जाएगा। अब समझ में आया कैसे करना है? तो 18 और यहाँ 0 है ना, तो यहाँ क्या आ गया? ये 18 आ गया, और यहाँ डेसिमल है तो ये 0 आ गया, और ये 2 आ गया। क्लियर है कैसे किया? एक बार और बता देती हूँ इसको मैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा आपको, तो इसमें परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, है ना। कौन सी वैल्यू, इसको आप चार्ट बना के भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। कैसे? चलो चार्ट बना के इस बार कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है, और यहाँ पर 10th होता है और 100th होता है। ठीक, अब हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ क्या दिया था? 15, तो 15 ऐसे लिख दोगे, और 3/10 है ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो 3/10 यानी 10th के नीचे आएगा, तो यहाँ पे 3। ओके, नाउ
अब 4/100 तो 4 ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसे था। अब दूसरा वाला नंबर क्या है, बीच में प्लस है, ये एक नंबर था और ये यहां से यहां तक एक था और ये एक है। 2 6/10 तो 2 यहां आ जाएगा, 6/10 यानी यहां आ जाएगा, और 8/100 तो 8 यहां आ जाएगा। ओके, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 1 एज इट इज, पॉइंट आ गया। ठीक, ये देखो 18.02 ऐसे भी कर सकते हो। नाउ एक 4 मार्क्स वाला देख लेते हैं। ये जो नंबर है इसे आपको दे दिया जाएगा ऐसे कुछ नंबर्स और कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे तो 4 4 4 सब में 4 है, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 0 है, 0 है और 5 है, तो ये 5 वाले, तो हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे बड़ा। तो यहाँ देखो ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 5 है, तो मतलब 5 वाले में से कोई सा एक होगा, है ना। तो अब हमारे पास 2 5 वाले हैं, तो चलो इसमें से देखते हैं कौन सा हो सकता है। कौन कौन से 5 वाले, एक तो ये 4.5 है और एक ये 4.50 है, तो ये दोनों सेम ही है। तो ये दोनों में, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के चुना है, इसके बाद वैल्यू होती तो आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। अभी 4.5 है ना, तो ये दोनों सेम ही है, आप इस तरीके से लिखोगे। अब ये 2 नंबर बचे, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ देखो इसमें 0 है, इसमें भी 0, यहाँ 5 है और इसमें 0 है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो पहले हम ये बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। लेटर नंबर्स को यूज करना है तो सबसे पहले में हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, उसमें सिर्फ नंबर्स थे और प्लस का साइन माइनस का साइन, ये ऑपरेशंस आ रहे थे। अब हम लेटर्स का भी यूज करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर लेटर नंबर्स, तो जिसमें ए एक्स वाई पी क्यू इस तरीके के रिप्रेजेंट किए गए हो नंबर के साथ, उन्हें हम कहते हैं लेटर नंबर। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि आफ्ताब की एज है ए, तो शबनम की एज उससे 3 साल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी A+3, है ना। तो इसमें नंबर और लेटर्स दोनों यूज हुए हैं। तो इस तरीके यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आफ्ताब की एज, और एस क्या है यहाँ पर, शबनम की एज। तो लेटर्स के थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले वाले में क्या था, पहला जो चैप्टर था या दूसरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसमें सिर्फ नंबर्स थे। जब हम लेटर्स भी यूज करने लगते हैं तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें नंबर लेटर और ये सारे ऑपरेशंस हो, उन्हें कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, 2n a+3 5x - 7 4p + 3q, है ना। तो जैसे हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो कैसी सिचुएशंस है, जैसे हमने मैच स्टिक वाला पैटर्न देखा था कि एल शेप बनाना है, एक माचिस की तीली ऐसे और एक माचिस की तीली ऐसे, तो 2 माचिस की तीली यूज हो रही है, तो इसको हमने मान लिया कि एल शेप में n माचिस यूज हो रही है, तो 2 बार अगर ऐसा बना रहे तो 2 × n हो जाएगा। मतलब वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्रेशंस में लेटर्स भी लेने पड़ते हैं। जैसे कॉस्ट, एक कोकोनट का कॉस्ट 35 रुपए है, 1 kg जैगरी का कॉस्ट 60 रुपए है, तो हम कोकोनट का कॉस्ट मान लो C, ठीक है, नंबर ऑफ कोकोनट्स निकालना है। मान लो इसमें बोलेंगे कि 5 कोकोनट का कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि 5 × 35, है ना। तो यहाँ पे हम C मान लेते हैं कॉस्ट को। ऐसे नंबर ऑफ जैगरी, कितने केजी जैगरी, कितने किलो लेना है, तो 1 केजी का ये है, तो 10 केजी का यानी 10 × 60, 15 केजी का यानी 15 × 60, तो हमें कितने भी केजी का निकालना है तो इस केजी को हम कितना मान लेते हैं, J मान लेते हैं। तो J × ये कॉस्ट 1 केजी का जो है वो, है ना। क्वेश्चन में इजी हो जाएगा आपको। अब इन्हें मान लो इन दोनों का टोटल निकालना है, तो इसका कोकोनट का C माना था, तो C × 35 और प्लस J × 60, जितने भी किलो लेना है उसका 60 से मल्टीप्लाई, जितने भी यहाँ पे C है सॉरी, जितने भी कोकोनट लेने हैं उसका 35 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो मान लो कि पेरीमीटर स्क्वायर की जो साइड है वो हमने A ले ली, S ले ली, कुछ भी ले ली। अब कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4, तो 4 × साइड, यानी 4 × Q लिया है तो Q, S लिया है तो S, A लिया है तो A, है ना। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। स्वैपिंग रूल, जैसे A + B है तो ये B + A भी आप कर लोगे, हमने पहले वाले सेकंड वाले चैप्टर में देखे थे, तो सेम ही रहेगा। फिर ग्रुपिंग रूल हमने देखा था, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, आप A + B को ब्रैकेट लगा दो या B + C को, है ना। ब्रैकेट रूल्स हमने देखा था, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर की जो भी वैल्यू है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया, अभी रिविजन में भी बताया कि यहाँ प्लस का भी है तो माइनस का भी हो जाएगा, प्लस का C है तो माइनस का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था A का मल्टीप्लाई B से, A का मल्टीप्लाई C से, ऐसे। तो जब हम 2 लेटर्स लिखते हैं ना तो ऐसे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, जैसे 5 × 4 तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन 2 लेटर्स को लिख रहे हो तो सिर्फ हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं,
जैसे ये दिया है तो इसका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स और 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन सिंबल। ये भी मैंने आपको बताया जैसे 4 इंटू एन है तो हम लेटर में ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, इसको सिर्फ हम 4n भी लिख सकते हैं। ये रहा। अब जैसे 5 इंटू एम प्लस 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 5m प्लस 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ। नाउ नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सेम लेटर्स जिनमें यूज हुए हो, सेम पावर यूज हुए हो। जैसे अगर लिखा है 5c 3c 10c तो ये सारे लाइक टर्म्स है। 12n माइनस 4n तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 8n। अनलाइक टर्म मान लो एक c का है एक d का है, तो जैसे यहाँ लिखा है 12n तो मैं लिख दूं 12c माइनस 4d, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, तो लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल क्या होता है इसका, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया है, यहाँ सारे लाइक टर्म्स है तो 5 3 8 और 10 18 सी आ जाएगा, सब में सी लगा हुआ है। अनलाइक टर्म्स को आप नहीं कर सकते। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो 2 बार लेंथ, पेरीमीटर मतलब क्या होता है साइड्स का सम, तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ, तो 2 बार लेंथ है यानी L और L ये लाइक टर्म्स हो गए ना, तो L और L 2L, B और B ये लाइक टर्म्स हो गए तो 2B। अब दोनों में 2 कॉमन है तो इधर आ गया, कॉमन लेना मैंने सिखाया हुआ है आपको। यहाँ क्या बच गया 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ बच गया L, और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ बच गया B। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे 2L प्लस 2B भी लिख सकते हो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ जाएगा 2L प्लस 2B, और इसमें आप कॉमन लेके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2L प्लस B, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। नाउ अब ब्रैकेट्स हटाने हैं तो इसके लिए क्या है, जैसे ये है तो इसमें ओपन ब्रैकेट करना है तो माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 40x प्लस 75y, ये 6x प्लस का है तो माइनस 6x, ये प्लस का 10y है तो माइनस का 10y, है ना। अब इसमें से लाइक टर्म देखो कौन सा, ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, तो x वालों को सॉल्व कर दो। 40x माइनस 6x यानी 34x, और 75y माइनस 10y तो प्लस का 65y। ठीक, लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर देंगे ये इस तरीके से। ये देखो ये आंसर आ गया। ओके, ग्रुप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया फिर सॉल्व किया। नाउ डिफरेंस बिटवीन 5u एंड 5 प्लस u, तो 5u क्या होता है 5 मल्टीप्लाई u, इसका मतलब है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 5 प्लस u है तो ये दोनों क्या इक्वल है क्या, 5 मोर देन u, तो दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, इसमें बीच में प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है, तो दीज आर नॉट इक्वल्स। ओके, नाउ पैटर्न एंड फॉर्मूलाज, सो सारी पैटर्न हमने देखा था। डिजाइन सी अकर्स एट पोजीशन, मान लो कि एक कोई डिजाइन है सी वाला सारी के बॉर्डर में, ये हर इस नंबर पे रिपीट हो रहा है 3 फिर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना, 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या बन गया 3 इंटू एन, जिस भी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली, मैं ये सब मिटा देती हूँ। ये देखो ये कौन सी पोजीशन है 1 2 3, तो इस पे कितने के बाद बनाया, तो यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन, एन की जगह थर्ड लिख दो, जैसे 3n फॉर्मूला है ना, तो एन की जगह थर्ड लिख दो, और ये 3 तो है ही मल्टीप्लाई में, 3 3 9, देखो आ गया। अब ये फोर्थ पोजीशन है ना, तो एन की जगह अब कितना रख दो 4, और ये तो 3 है ही मल्टीप्लाई में ये वाला, तो 4 3 12, देखो 12 आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट। ऐसे ही हमने कैलेंडर पैटर्न वाला देखा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि ऐसे अगर एक स्क्वायर बनाते हैं 2 बाय 2 का ग्रिड लेते हैं, इस तरीके का कैलेंडर ले रहे हो और 2 बाय 2 का बॉक्स ले रहे हो, ये वाला हम ले लेते हैं 12 13 19 और 20, ठीक है। इसको हम समझ रहे हैं यहाँ पर 12 13 19 एंड 20, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर 12 13 19 एंड 20, तो यहाँ पे a क्या है 12, यहाँ पे a प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 13 आ गया, और a प्लस 7 यानी 12 प्लस 7 तो 19 आ गया, और यहाँ a प्लस 8 यानी 12 प्लस 8 20 आ गया। तो ये कैलेंडर में हम 2 बाय 2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ओके, यहाँ होता है a फिर a प्लस 1 a प्लस 7 a प्लस 8। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल्स का सम क्या होता है। जैसे ये आ गया 12 13 यहाँ 19 और 20, ठीक। तो डायगोनल्स यानी कि ये क्रॉस, इसका और इसका सम क्या होगा, तो ये a था, ये a प्लस 8 था, ये ऐड करो तो ये प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस 8, a और a लाइक टर्म्स है तो ऐड कर देंगे 2a और 8, यानी 2a प्लस 8 आना चाहिए इसका सम। ओके, कैसे, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था a प्लस 1 और यहाँ पे क्या था a प्लस 7, इनको ऐड करो a प्लस 1 और प्लस a प्लस 7, तो a और a
2a, और 7 और 1 8। देखो डायगोनल का सम 2a प्लस 8 आ रहा है, दोनों इक्वल है, इधर भी 2a प्लस 8, इधर भी 2a प्लस 8। सो डायगोनल सम्स आर ऑलवेज इक्वल, दो का आप स्क्वायर ले रहे हो तो। नाउ एक और था कॉन्सेप्ट कि मैच स्टिक पैटर्न, एक इस तरीके का मैच स्टिक पैटर्न था आपकी बुक में कि पहले में 3 मैचेस, ये पहला स्टेप है, इसमें 3 स्टिक्स यूज हो रही है, ठीक है। दूसरे स्टेप में कितनी यूज हो रही है, तो 3 4 5 यूज हो रही है दूसरे में। तीसरे में तो इसी तरीके से नंबर्स यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। तो हर बार दो दो मैच स्टिक पढ़ रही है, यहाँ 3 थी 5 गई, 2 बढ़ गई, यहाँ भी 2 बढ़ गई, यहाँ भी 2 बढ़ गई। तो ऐसे y नंबर पे जब हम जाएंगे, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, ऐसे y नंबर पे जाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2y प्लस y 1। तो देखो इसमें वैल्यू रख के देखो 2, यहाँ पे y, पहले वाले में y क्या है 1, मतलब पहला स्टेप, y यानी स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप, और इसमें एक जोड़ो तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना आ गया 3। तो पहले वाले में कितनी तीलियां हैं 3 हैं, दूसरे वाले का निकालो 2y प्लस 1, यानी y की जगह 2 रखना है, दूसरा वाला स्टेप है ना, तो 2 रखना है और प्लस 1, 2 2 जा 4 और प्लस 1 5 आ गया, है ना, 5 तीलियां थी। फिर तीसरे वाले का रखो तो यहाँ पे 2y प्लस 1, तो 2y की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। तो इसका ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला हो गया 2y प्लस 1, अगर मैच स्टिक का आता है तो इस तरीके की 3 मैचेस की तीली से बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। 1 मार्क वाला, जैसे 5x, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स, या x डिवाइडेड बाय 5, 5 मल्टीप्लाई एक्स। मैंने बताया था बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया हुआ तो रहता है जब लेटर्स यूज करते हैं। इसमें से लाइक टर्म कौन से है, 3a 3b 5x 2x 4p 4 7 बाय 7, ये वाला x वाले लाइक टर्म्स है। सिंप्लीफाई करना है, p प्लस p प्लस p प्लस p, तो ये प्लस के साइन है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो 4p या 4 प्लस p या p प्लस 4, तो 4p है ना, ये वाला करेक्ट है, ये आपको आना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसकी साइड a है तो a स्क्वायर या 2a या 4a या a प्लस 4, तो 4a, मैंने आपको ये बताया भी था क्यू का एग्जाम्पल लेके। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। एक इसमें ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, इस तरीके का दिया रहेगा 3m प्लस 2, इसमें m की वैल्यू 4 दी है, यानी जहां m है इसके बीच में कौन सा साइन है, कुछ नहीं दिया तो मल्टीप्लाई, m की जगह 4 रख दो, और प्लस में 2, तो 3 4 जा 12 और प्लस में 2 कितना आ गया 14, इसका आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक ही सिंप्लीफाई वाला देख लेते हैं। 7x माइनस 3y को माइनस करना है, फ्रॉम सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से। पहले लिखो 10x प्लस 5y माइनस, ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो कैसे होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 7x है तो माइनस का 7x, प्लस माइनस का 3y है तो प्लस का 3y। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 10x 7x, 10x माइनस 7x, और ये वाला 5y और प्लस का 3y, ऐसे लिख लेंगे साथ में। तो 10x में से 7x गया तो 3x, और यहाँ प्लस है बीच में, प्लस का 5 और 3 8y, है ना, ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, एंगल्स कौन कौन से होते हैं डिफरेंट वो समझेंगे। ओके, तो इसके नोट्स है, पीडीएफ वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आर नॉट फ्री, है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं मैसेजेस, फिर बोलते हैं कि मैम प्लीज फ्री दे दीजिए। देखो फ्री में तो सभी कुछ दिया है ना, यहाँ ऑनलाइन में वही पढ़ा रही हूँ। अब मैंने इतनी मेहनत की है, पीडीएफ वगैरह रेडी किए हैं, तो मेहनत के लिए तो लगेंगे ना चार्जेस, बाकी आप यहाँ से बना सकते हैं तो खुद से बना लीजिए ना, सब कुछ फ्री है यहाँ पर। नाउ चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है कि जब अक्रॉस द लाइन, यानी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे मिलती है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि लाइन पॉइंट पे मिलती है, एक लाइन कभी नहीं मिलेगी, है ना, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। एक होता है राइट एंगल पे टच करते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे टच करते थे, कुछ तरीके से लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो प्लेन सरफेस क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस, पेपर हो सकता है, टेबल हो सकता है, टेबल टॉप या ब्लैक बोर्ड, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइनें जब मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो उस लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसमें 4 एंगल्स बनते हैं। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं। इसमें एंगल्स जो है वो स्पेशल रिलेशन में होते हैं, इनके बीच में कोई रिलेशंस होते हैं इन एंगल्स के बीच में। आगे जानते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब होता है दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब साथ वाले, ये या ये, फिर ये दोनों,
या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, है ना। सो एडजेसेंट एंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल बनता हो 180 डिग्री का, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स। ओके, इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अगर एक एंगल 120 का दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 120 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 है, अगर मान लो ये वाला 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ऐसे जो एंगल्स क्रॉस हो रहे हैं तो इसमें ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। तो अगर यहाँ पर ए है, ये देखो ए बराबर हो जाएगा सी के और बी बराबर हो जाएगा डी के, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, प्लीज ध्यान से देखिए आप लोग। फिर परपेंडिकुलर लाइंस, जो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे कि यहाँ पे जहां मीटिंग पॉइंट है ना, या 90 डिग्री का एंगल बने। सो डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स 90 डिग्री, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरीके से होता है। ओके, ये दिया हुआ है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो लाइन सेम प्लेन पे कभी भी मीट ना करे एक दूसरे को, कितना भी एक्सटेंड कर लो, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल का सिंबल इस तरीके से होता है, लाइन मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन टू बी पैरेलल, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। देन पेपर फोल्डिंग कॉन्सेप्ट से हमने सीखा था कि अगर हम स्क्वायर के अपोजिट एजेस को फोल्ड करें तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनती हैं। अगर हम परपेंडिकुलर बनाना है तो एडजेसेंट एजेस को हम फोल्ड करें, है ना, मतलब इससे इधर फोल्ड करें तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी था बुक में तो मैंने ले लिया है। एक फोल्ड में 3 पैरेलल लाइंस बनती हैं, फिर ऐसे ही 2 फोल्ड में 5 पैरेलल लाइंस बनती है। ओके, सो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी होती हैं, जितने फोल्ड हो उस हिसाब से, तो 2n+1, मतलब कितने फोल्ड कर रहे हो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे सेकंड फोल्ड में तो 2n की जगह 2+1, तो 2 2 4 और +1, 5 फोल्ड्स थे, है ना। ऐसे ही थर्ड फोल्ड में तो 2 की पावर 3, क्योंकि n की जगह 3 फोल्ड है, और +1, तो 2 की पावर 3 यानी 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8, और ये प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 कितना आ गया, 9। ओके, यही दिया गया फोल्ड का फॉर्मूला। नाउ ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब दो लाइन की डेफिनेशन है, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो लाइनों को, है ना, काट रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक को यहाँ पर काट रही है, एक को यहाँ पर काट रही है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को कट करती है तो वहां पे 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 4 डिस्टिंक्ट एंगल मेजर पॉसिबल होते हैं। इनमें 4 ही नाप हो सकते हैं एंगल के, है ना, क्योंकि इसमें ऐसे 4 ही नाप क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा तो मतलब 1 नाप, ये इसके बराबर हो जाएगा मतलब 2 नाप, फिर ये इसके बराबर 3 नाप, और ये इसके बराबर 4 ही नाप तो हुए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो मैक्सिमम होंगे 4 ही डिस्टिंक्ट एंगल के मेजरमेंट आ सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे एंगल्स इन द सेम रिलेटिव पोजीशन फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक, इसमें अगर आपको देखना हो तो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से, सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल कट्स देम, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये एरो पैरेलल को दिखाती है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब रिवर्स कंडीशन क्या है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके, सो इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं ना। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ था और यहाँ था, ऑल्टरनेट मतलब यहाँ और यहाँ, है ना, सो ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे, इंटीरियर क्या हो गया, ये वाला और ये वाला सेम साइड पे होने चाहिए, तो ये क्या होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। देखो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि ये वाला और ये वाला, इसका सम 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ एंगल 350 डिग्री दिया है, तो ये वाला कितना होगा, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और प्लस एंगल 6 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल 3 हमें दिया है 50 डिग्री, तो यहाँ ऐसे लिख दो, एंगल 6 ऐसे ही रहने दो, इधर 180 डिग्री। एंगल 6 यही रहेगा, ये 180 और 50 इधर प्लस में, तो इधर माइनस कर दो, तो 180 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो यही देखो एंगल 6 की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। क्यों, क्योंकि जो इंटीरियर पेयर बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ये सब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। नाउ ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस, तो इसको आप रूलर्स और सेट स्क्वायर इस तरीके से रख के एक लाइन आपने ड्रॉ की, और फिर से इसके दूसरे
साइड पे रखकर आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल होती हैं। देन कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइंस थ्रू अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट दिया है तो जैसे ये पॉइंट है तो स्टेप 1 ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन एल थ्रू पॉइंट ए। अब इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो और फिर यहीं से आप एक और रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ये देखो इस तरीके से, है ना, और फिर यहां से एक स्केल से लाइन खींच दो तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नाउ पैरेलल इल्यूशन, समटाइम्स लाइन ऐसी दिखती है कि नॉन पैरेलल है ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूशन, जैसे मैथमेटिकल वेरिफिकेशन यूजिंग एंगल प्रॉपर्टीज कंफर्म वेदर लाइंस आर ट्रूली पैरेलल और नॉट। कोई लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो ये हम ऐसे भी तो बता सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो पैरेलल है। फिर हम बता सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हमने देखे थे उनका सम अगर वो इक्वल होने चाहिए, या इंटीरियर एंगल सेम साइड में हमने देखे थे अगर इनका सम 180 डिग्री है तो भी हम बोल सकते हैं कि लाइनें पैरेलल है ना। तो इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लाइनें हमने क्या पढ़ी, इंटरसेक्टिंग लाइंस 4 एंगल्स बनाते हैं, लाइनों लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं होती हैं, ट्रांसवर्सल अपने साथ 8 एंगल्स क्रिएट करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल्स होती है, या लाइन पैरेलल्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड पे सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है 1 मार्क के, कुछ देख लेते हैं। कैन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, तो ये नो हो गया। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। लीनियर पेयर क्या है, जिसमें सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। फिर 1 एंगल अगर लीनियर पेयर में 110 है तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 110 को माइनस करो, 70 डिग्री। ओके, अब बड़ा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें 75 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो सेम साइड में है क्योंकि ये, तो 180 में से 75 को माइनस कर दो, 105 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे ये एक एंगल लास्ट बता देती हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें एक एंगल अगर 125 डिग्री है तो बाकी के आपको पता करने हैं, तो इसको बहुत सारे तरीके से बता सकते हो। एक एंगल 125 है तो लीनियर पेयर में ये टोटल कितना होगा, 180, तो 180 में से 125 को माइनस कर दो तो ये वाला कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। बाकी आप ये आसानी से बता सकते हो, ये 125 है तो ये भी 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 55 है तो ये भी 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये देखो इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, ये वाला फिर से ये पूरा टोटल कितना होना चाहिए, 180, तो ये 55 आया तो 180 में से 55 को माइनस कर दो, 125, है ना। तो किसी भी तरीके से बताओगे तो सेम ही आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। एक और बता देती हूँ बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक कोई ट्रांसवर्सल है, यहाँ 8 एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोई एंगल अगर 135 डिग्री दे दिया है हमें मान लो, तो बाकी के एंगल्स बताओ, मतलब एक कोई सा भी 135 दे दिया है तो बाकी के एंगल आप कैसे बता सकते हो, तो इसमें ये भी 135 हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 135 है तो ये वाला आप निकाल सकते हो क्योंकि ये टोटल कितना होना चाहिए, 180, तो ये 45 आ जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 135 है, अब ये 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, अभी हमने देखा था। अब क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा, ये 135 है तो ये भी 135 आ जाएगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ऐसे ये 135 है तो ये भी 135, और ये 135 है तो ये भी 135, इस तरीके से आप सारे एंगल निकाल सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पे एक एंगल हमें दिया है ये वाला 7x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और ये वाला दिया है 5x प्लस 10 डिग्री, तो इनको इसमें हमें x फाइंड आउट करना है, तो 7x माइनस 10 और 5x प्लस 10 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन कर दो, 7x माइनस 10x और ये प्लस का 5x और प्लस 10, तो x वाले सॉल्व करो, ये 10 है, ये वाला 10 है, ठीक है, तो ये सॉल्व करो अब इसको, तो 7x और 5x 12x और 10 प्लस का 10 माइनस का कट गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12 मल्टीप्लाई में तो इधर 12 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो कितना आ गया, 12 15 सा 180 होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं।
नाउ चैप्टर 6 देख लेते हैं, नंबर प्ले। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इसमें दिए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट इसमें कि नंबर्स कैन डिस्क्राइब अरेंजमेंट्स विदाउट टेलिंग एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू ना बताते हुए भी आप एक सीक्वेंस को या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको बताने हो नंबर्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो उसी को हम यहाँ पर नंबर प्ले के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे पिकिंग पैरिटी में हमने देखा था इवन नंबर, तो इवन नंबर कैन बी अरेंज इन पेयर्स, मतलब दो से अगर आप उसे रिवाइज कर सकते हो, डिविजिबल है, तो इवन और ऑड की हमने पैरिटी समझी थी। जैसे इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 2n, जैसे पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा, मतलब दूसरा हम बोल रहे हैं n की जगह 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया। तीसरा क्या होगा, मतलब n की जगह 3 रखेंगे, 2 3 6। चौथा क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8, है ना। सो ऑड नंबर्स को हम 2n माइनस 1 कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर, और ऑड नंबर्स जो है उनको हम पेयर्स में नहीं रख सकते। तो जैसे इवन नंबर हमारा 2n आया तो ऑड क्या हो जाएगा, इससे एक कम कर दो, है ना। जैसे 2 है तो 2 से एक कम कर दो, 2n हमारा ये ऑड नंबर इवन नंबर आया तो इसमें से एक माइनस किया, 2n में से 1 गया तो 1। फिर यहाँ पे दूसरा हमारा आया 4, 4 में से 1 माइनस करो 3 आ गया, फिर 6 में से माइनस 1 करो 5 आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको हम पेयर्स में नहीं लिख सकते ऑड नंबर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पैरिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यस, ये थोड़ा ब्लर हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। इवन और इवन की पैरिटी क्या होगी, इवन होगा, मतलब दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो इवन आएगा, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन आएगा। अब एक इवन है एक ऑड है तो ऑड आएगा, एक इवन या दोनों इवन को माइनस करोगे तो इवन आएगा, दोनों ऑड को माइनस करोगे तो इवन आएगा, दो एक इवन और एक ऑड है इसको माइनस करोगे तो ऑड आएगा। मतलब सेम अगर है, जैसे इवन इवन है तो इवन, ऑड ऑड है तो इवन, मतलब सेम अगर दोनों है तो इवन आ रहे हैं, और कहीं पर भी अलग है तो ऑड आ रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट क्या है, ऑड नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स ऑड, मतलब कि अगर आप ऐड कर रहे हो ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर्स यानी 3 5, और कितने ले रहे हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम, मतलब 3 5। ऑड नंबर क्या होता है, एक तो या तो एक बार लो या 3 बार लो या 5 बार लो, ये कितनी बार है 1 2 2 ही टाइम्स है, इसे 3 टाइम्स ले लो। यहाँ पे एक और ऑड नंबर ले लो, तो इनको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। 7 और 3 10, 10 और 5 15, देखो ऑड नंबर आया ना। अगर आप इवन नंबर्स ले रहे हो ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब कि ऑड नंबर ही ले रहे हो, 3 और 5 ही ले रहे हो, लेकिन इवन टाइम्स ले रहे हो, इवन टाइम्स मतलब या तो 2 बार ले रहे हो या 4 बार ले रहे हो ऐसे, तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। 5 और 3 8, 8 और 5 8 और 7 15, 15 और 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 24 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अगर ऑड नंबर टाइम्स ऐड कर रहे हो तो आंसर ऑड आएगा। अगर आप ऑड नंबर इवन टाइम्स ले रहे हो तो आंसर इवन आएगा। ग्रिड में हमने पैरिटी समझी थी कि अगर m इंटू n ग्रिड है तो इफ एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज इवन, टोटल स्क्वायर इवन, इफ बोथ आर ऑड टोटल स्क्वायर्स आर ऑड। इसमें मैंने बताया था कि अगर 5 बाय 5 का ग्रिड है तो इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25, है ना। सो अगर टोटल जो है एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज इवन, यहाँ दोनों ऑड हैं, अगर दोनों ऑड है तो टोटल आंसर भी क्या आएगा, ऑड स्क्वायर्स बनेंगे। देखो 25 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्लियर है। अगर एक भी m या n इवन है, जैसे 5 इंटू 4 होता तो इवन बनता, 5 4 20, वही बताया गया है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने आपको बता दिया कि इवन नंबर का 2n, ऑड नंबर का 2n माइनस 1। अभी जो ग्रिड वाला है मैंने एक वीडियो भी बना दी है इसके रिविजन के लिए, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ ग्रिड के लिए। जैसे 3 बाय 3 का ग्रिड है, मतलब ऑल रोज ऑल कॉलम्स और बोथ डायगोनल्स, इसका सम करो इसका सम करो या इनका सम करो तो सम हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि एक 9 बॉक्सेस का ग्रिड है 3 बाय 3 का, तो 1 से 9 तक एक भी नंबर रिपीट नहीं करना, एक ही बार फिल करना है। तो इसमें आपको देखना है कि टोटल कितना आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 कहीं पर भी रैंडमली अगर अब मैं फिल कर रही हूं तो आपको देखना है कि टोटल कितना आ रहा है। तो 45 टोटल आएगा, क्योंकि 1 से लेके 9 तक को आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, 45 आएगा। अब क्योंकि इसमें 3 बाय 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 से डिवाइड करो, मतलब एक रो का जो सम आएगा, एक डायगोनल का जो सम आएगा वो 15 आना चाहिए। तो इसमें सेंटर हम हमेशा 5 लेंगे। ये सब चीजें मैं समझा चुकी हूँ आपको। इसमें जो मैंने नोट्स बताए हुए हैं उस वीडियो में मैं वो आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली, ये वाला। सो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर इज अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ नंबर इन विच
सम जो रो के, कॉलम के और डायगोनल्स के सेम होते हैं। दिस कॉमन सम इज कॉल्ड मैजिक सम। इस तरीके से एक ही पैटर्न हम बना सकते हैं जिसमें हम जो स्क्वायर है उसमें नंबर्स को 1 से 9 तक फिल करेंगे और इनका टोटल का जो सम आता है बिना रिपीट किए तो वो 45 होता है। अब क्योंकि 3 रोज हैं तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 इनका सम आना चाहिए। 8 1 6 15 होता है, ऐसे ही 8 3 4 15 होता है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि अगर 3 बाय 3 का मैजिक स्क्वायर है, 1 से 9 तक नंबर फिल है, तो इनका जो मैजिक सम है वो 15 आना चाहिए। इट कैन नॉट बी एनी अदर नंबर, कोई और नंबर नहीं होगा। अब इसमें बीच में हम 5 को ही क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई और नंबर लेते हो इसमें से, क्योंकि हमें 15 बनाना है, तो 5 की जगह मान लो मैंने 9 ले लिया, तो अब 9 ले लोगे तो यहाँ बाकी को कैसे फिल करोगे कि 15 बनेगा? 9 तो एक ही जगह आपने ले लिया है, तो जो नंबर बचेंगे उनसे हम बीच में छोटा रखते हैं, मतलब बीच का नंबर रखते हैं। जैसे आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 4 इधर और 4 इधर, बीच में क्या है 5, तो बीच का नंबर रखते हैं ताकि हम सही से पैटर्न को अरेंज कर पाए। सो दिस इज बिकॉज 5 इज द मिडिल नंबर बिटवीन 1 एंड 9 एंड अलाउड बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। इसको रखने से बैलेंस सही से बनेगा। अब ये जो मैजिक स्क्वायर, इसमें आप इसका सम करो, इसका सम करो, इसका सम करो, कैसे भी करोगे, रोज का सम, कॉलम्स का सम, डायगोनल्स का सम, तो 15 आता है। ऑल सम्स आर 15, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मैजिक स्क्वायर कहते हैं। एक ही यूनिक इस तरीके का स्क्वायर बन सकता है, आप सिर्फ रोटेट कर सकते हो, इसको नंबर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इस वाले स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है इसको बस इधर मैंने वो कर दिया, टर्न कर दिया, ये जो 8 है वो यहां लिख दिया, तो नंबर सेम रहेंगे, 3 4, फिर ये 9 2, फिर ये 7 6, है ना। सिर्फ रोटेट कर सकते हो, नंबर्स मतलब मैंने 5 यहाँ का यहाँ कर दिया, 3 यहाँ का यहाँ कर दिया, ऐसे नहीं बनेगा। ओके, सो ये यहाँ पे दिया है, इफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर इग्नोर्ड, सिर्फ एक ऐसा यूनिक पैटर्न बनता है। इसे मैजिक सम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि टोटल 1 से 9 तक का सम 15 है और इसे 3 इक्वल रोज में हमें बांटना है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, इसीलिए मैजिक सम क्या है, 15 है। ये कोई लॉजिकल नेसेसिटी है, कोई गैस वर्क नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसे कोई ग्रिड है, ठीक है, 3 बाय 3 का, तो बीच वाला अगर m है तो ये कितना होता है m-4। अब इधर m-4 है तो यहाँ पे m+4। अब ये कितना होता है m+1, है ना, 5 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा m-1। अब यहाँ क्या है m+3, तो इधर क्या हो जाएगा m-3, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें मैजिक सम क्या आएगा, अगर तीनों रो और कॉलम को आप ऐड करो, इस तरीके से ऐड करके देखोगे 3m, ठीक। तो किसी भी मैजिक 3 बाय 3 का स्ट्रक्चर दिया है तो उसका सम आना चाहिए 3m। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप एक ऐड कर दो, ये जो है जैसे 8 में 1 ऐड किया 9, 1 में 1 ऐड किया 2, 6 में 1 ऐड किया 7, 3 में 1 ऐड किया 4, 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 1 ऐड किया 8, 4 में 1 ऐड किया 5, इस तरीके से कर दो। अब इसका मैजिक सम कितना आएगा, तो टोटल आप जैसे 3m हमने देखा था, मैजिक सम का फॉर्मूला होता है, तो 3 इंटू m की जगह बीच में क्या है, यहाँ 5 था, यहाँ 6 है, तो 6 लिखो, 3 6 18, तो मैजिक सम कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्लियर है। सो नया मैजिक सम क्या होगा, 18 होगा। अगर आप नंबर को डबल कर दो, जैसे यहाँ 8 है तो 8 की जगह यहाँ पर 16 कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, 6 की जगह 12 कर दिया, ऐसे अगर आप डबल कर दोगे तो बीच में यहाँ 5 है, 5 का डबल कितना होता है 10, तो फिर मैजिक सम कितना आ जाएगा, 3m होता है, तो 3 इंटू m की जगह 10 कर देंगे, 3 10 30, तो ये देखो मैजिक सम क्या आएगा, 30 आएगा। सो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, एडिंग द सेम नंबर टू ईच एंट्री इंक्रीज मैजिक सम बाय 3 टाइम्स, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैजिक सम कांस्टेंट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैजिक सम 30 है तो कितने से बढ़ रहा है, ये जितने जितने हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। फिर ये आपके चैप्टर में दिया हुआ था चौतीसा यंत्र, इसमें भी आप सारे सम कर रहे हो तो 34 आ रहा है, ठीक है, रो का, कॉलम का, डायगोनल का, किसी का भी। नाउ डिजिट इन डिस्गाइज, इसमें हमने देखा था कि टी 3 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो तो यूटी आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 बार आपने ऐड किया तो यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी 5 हो सकती है इसकी वैल्यू, यहाँ क्योंकि 15 है तो 5 कैसे आया होगा, 5 5 5 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। तो इसमें ये एक डिस्गाइज, मतलब कि इसमें हम लेटर्स की वैल्यू पता करते हैं, इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज दी गई हो तो जो आप एक्सप्रेशंस में भी सीखते हो, है ना। सो हर लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिक डिजिट 0 से 9 तक की, हर एक लेटर की अपनी एक वैल्यू होती है, 0 से 9 के बीच में होती है, कोई से भी 2 लेटर सेम डिजिट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
So with this we are done with this chapter. अब पैरिटी क्या होती है? पैरिटी मतलब whether a number is even or odd. ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है इवन नंबर का? 2n, ऑड नंबर का 2n माइनस 1. अगर 27 इंटू 13 की पैरिटी बतानी हो तो ये ऑड है और ये ऑड है, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरिटी क्या आएगी? ऑड आएगी. 42 और 78 की बताओ तो दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पैरिटी क्या आएगी? इवन आएगी. ओके, 3/3 का मैजिक स्क्वायर है, 1 से 9 तक नंबर फिल है तो उसका मैजिक सम क्या होगा? टोटल 45 होगा और 15 मतलब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में. बड़ा जैसे लगपा के पास 1 रुपए का कॉइन है ऑड नंबर्स में, 5 रुपए का कॉइन है ऑड नंबर्स में और 10 रुपए का कॉइन है इवन नंबर में. टोटल 205 आ रहे हैं तो क्या ये सही है? तो देखो ऑड है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑड से होगा, ये भी ऑड आएगा. और ये 10 इवन है, इवन का मल्टीप्लाई इवन से कर रहे तो इवन आएगा. ऑड और ऑड को ऐड करोगे तो इवन आएगा. हमने देखा था सेम होते हैं तो पैरिटी तो क्या आती है? इवन आती है. यहाँ इवन और ये इवन है और ये तो है ही इवन, इन दोनों को ऐड करोगे तो इवन नंबर आना चाहिए. यहाँ क्या दिया आंसर? ऑड. तो क्या सही है? तो नॉट पॉसिबल है ना. इस तरीके के क्वेश्चन है. सैंपल पेपर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. अभी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एक फिबोनाची वाला कॉन्सेप्ट था आपका, जैसे पहला 0 और 1, तो नेक्स्ट फिबोनाची क्या होगा? 0 + 1 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 1 और 1 2, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 2 और 1 3, फिर 5, है ना. तो ऐसे ऐड होता चला जाता है. तो जैसे ये 44 दिया हुआ है फिबोनाची नंबर, तो 144, 89 पिछला है तो 89 + 144, फिर यहाँ पे 233 + 144. इस तरीके से आपको नेक्स्ट नंबर पता करना रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. फाइंड द पैरिटी ऑफ 8 ऑड नंबर्स. 8 ऑड नंबर्स की पैरिटी बतानी है. तो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो और कितनी टाइम्स ऐड कर रहे हो? इवन नंबर टाइम्स, है ना. ऑड ऑड आप इवन नंबर टाइम्स कर रहे हो तो उसका आंसर क्या होता है? इवन होता है. कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं. एक ये वाला देख लेते हैं. ऐसा आ सकता है आपको क्वेश्चन की शो दैट एडिंग 1 एवरी नंबर टू ए मैजिक स्क्वायर गिव्स अनदर मैजिक स्क्वायर. तो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था कि 1 1 ऐड कर रहे हैं तो मैजिक सम मान लो एस है, तो हर रो में कितने ऐड हो जाएंगे? 3 रो है ना, तो एक यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ, तो यानी 3 नंबर ऐड हो रहे हैं. तो एडिंग 1 टू ईच नंबर इंक्रीज रो सम बाय 3. जितना भी इस रो का सम होगा उसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो नया मैजिक स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा? s + 3, है ना. अगर डबल करते हैं तो मैजिक सम जो है डबल हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब हम चैप्टर देखते हैं टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, चैप्टर नंबर 7. इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. तो इसमें हमने ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं. ट्राइंगल का नाम हम किसी भी तरीके से दे देते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर ए को पहले लिख दो या बी को या सी को, किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं. लेकिन एंगल्स आर रिटन एज, जैसे जो भी है यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो एंगल को हम बीच में रखते हैं. जैसे ए बताना है तो ए यहाँ आएगा, बी एंगल रखना है तो बी बीच में आएगा, सी बताना है तो सी. या आप सिंपली इस वाले को क्या लिख सकते हो? एंगल है. इस वाले को क्योंकि बी बीच में एंगल बी और इसमें सी बीच में तो एंगल सी. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसमें तीनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना हो जिसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर हो तो कैसे करेंगे? एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ए नाम दे दिया, यहाँ बी दे दिया. अब 4 सेंटीमीटर है तो उसको रेडियस के साथ आर्क बनाएंगे. ठीक है, यहाँ से ओपन करके 4 सेंटीमीटर का कंपास यहाँ आर्क बनाएंगे और यहाँ से बी से यहाँ पर बनाएंगे. जहां कट होगा दोनों वहां से हम ज्वाइन कर देंगे. सारे 4-4 सेंटीमीटर के आएंगे. ठीक है, तो पॉइंट सी लाइज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट है ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जब तीनों साइड्स अलग अलग हमें दी हो. तो बेस बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का बेस बना लो. यहाँ ए है और यहाँ बी है तो एक किसी भी पॉइंट से रख के 5 सेंटीमीटर का कट लगाओ, एक किसी भी पॉइंट से रख के और 6 सेंटीमीटर का कट लगाओ. जहां पे कट हो रहा है वहां पे आप ज्वाइन कर दोगे तो हमें सी वाला पॉइंट मिल जाएगा. ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो. नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलिन में सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं. आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ? क्या किसी भी लेंथ के लिए ट्राइंगल पॉसिबल है? सो कैन वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ एनी 3 लेंथ? तो इसमें हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे ये 3 है तो नॉट पॉसिबल. ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है? जब किसी भी 2 साइड का हम सम करें तो वो बड़ा आना चाहिए तीसरी वाली साइड के. तो जैसे इन दोनों का ऐड करो, 10 और 15 कितने होते हैं? 25 होते हैं. वो 30 से छोटा है, बड़ा होना चाहिए तभी ट्राइंगल पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. जो मैंने आपको समझाया कि हर साइड का सम जो है वो छोटा होना चाहिए बाकी की 2 साइड के सम से. ठीक है, इस तरीके से तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है. अगर नहीं होता है तो ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे 3 4 और 5 है तो इसमें 3 और 4 का सम करो 7, ये 5 से बड़ा है. 5 और 4 का सम करो 9, ये 3 से बड़ा है. या फिर 5 और 3 का सम करो 8, ये 4 से बड़ा है. मतलब इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है. नाउ विजुअलाइजिंग
फैक्टराइजिंग यूजिंग सर्कल्स, जैसे इन्हीं तीनों को कैसे बताया गया है कि दो स्मॉलर साइड्स जो हैं अगर वो बड़ी है उनका सम लार्जेस्ट साइड से, तो भी सर्कल क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तो इसमें जो है वो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, अदरवाइज ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, दो साइड्स और एक एंगल से कॉन्ग्रुएंसी, दो साइड हमें दिए, एक एंगल दिया, तो कैसे बनाएंगे, जैसे ए बी, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ए पे हम कंपास रख के 45 डिग्री का आर्क बना देंगे, और बी पे कंपास रख के जितना ये है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर पे इसको कट कर देंगे और ऐसे यहां से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से एंगल बनाएंगे। अगर हमें दो साइड पता है और एक एंगल पता है, अगर हमें दो एंगल पता है और एक साइड पता है, तो कैसे करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ कर ली, यहां नाम दे दिया ए और यहां दे दिया बी, ए 45 डिग्री का है तो यहां पे डी रख के 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और बी पे ये 80 डिग्री का है तो बी पे हम 80 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जहां पे ये कट करेगा वहां पे हमारा तीसरा वाला पॉइंट आ जाएगा सी, ऐसे। नाउ कंडीशन, जब दो एंगल्स पता हो, कंडीशन फॉर टू एंगल्स, दो एंगल्स कैसे होने चाहिए, दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 से छोटा होना चाहिए। देखो जैसे ये दिया है 45 और ये दिया है 80, तो ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 125, ये 180 से छोटा है तो इसमें ट्राइंगल बन जाएगा। अगर 180 से बड़ा होता सम तो ट्राइंगल नहीं बनता है ना, ये हमने पढ़ा था। देन थर्ड एंगल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सो जो तीनों एंगल का सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ओके, नाउ अगर हमें कोई से भी दो एंगल पता है तो उसका हम सम कर लेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, जैसे ये 50 है और 70 है तो इन दोनों का सम आ गया 120, इसको 180 में से माइनस करो तो तीसरा एंगल आ गया 60 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, कि एंगल के, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, नाउ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ये वाला जो एंगल होता है ये अंदर वाले ये सामने के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ ये 50 है और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 110, इन दोनों का सम कर दिया। ठीक, ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि जिस भी एंगल से, ये ईच ट्राइंगल हैज 3 ऑल्टीट्यूड, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनना अपोजिट साइड पे, जैसे ए वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना, ये बी वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड है तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनना। तो एक ट्राइंगल में 3 ऐसे ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इन सच ट्राइंगल वन साइड में एक्ट एज ऑल्टीट्यूड, ये वाली जो साइड है ये कैसी है, ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और राइट एंगल जो 90 डिग्री होते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं। ओके, नाउ अब इसमें हम 1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्राइंगल है, 3 साइड्स होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, जिसमें साइड मस्ट बी स्मॉलर देन, ईच साइड मस्ट बी स्मॉलर देन सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि प्रूफ करके बताओ कि इक्वल है कि नहीं, है ना, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आप प्रूव करके दिखाओगे। एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फाइंड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बताओ, अगर दो हमें यहाँ पे दिए हुए, एक 40 दिया है और एक 50 दिया है तो क्या होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन का आ जाएगा कि साइड दे दी, 2 एंगल दे दिए तो आपको कंस्ट्रक्ट करके बताना है। ओके, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देख लो कि एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है जिसमें एबी 6 सेंटीमीटर है, एसी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 दिया है। तो पहले एक कोई सी भी लाइन ले लो, एसी हमने ले लिया, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो एंगल ए 60 है तो ए पे हम डी को रख के और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, और सी से 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके यहाँ पे कट लगाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी और इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। ओके, स्टेप्स मैंने बता दिए आपको। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लास्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है हमारा वर्किंग विद फ्रैक्शंस। इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ। तो जैसे होल नंबर यहाँ पे 3 है और इसका हमें फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3, और नीचे इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, 1 इंटू 4 4। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या हुआ, n ये हमारा नंबर है 3 वाला और ये a बाय b फ्रैक्शन है, तो n का मल्टीप्लाई a के साथ होता है, नीचे b आ जाता है। अगर हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है तो 1 का 1 से हो जाएगा, 2 का 4 से हो जाएगा। ओके, सो 1 बाय 8 आ जाएगा। ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला क्या है कि a इंटू बी अपन में a बाय b इंटू c बाय d है, तो a का c से मल्टीप्लाई होगा, b का d से। ठीक, नाउ सिंप्लीफाइंग बिफोर मल्टीप्लीकेशन, और आप इसको आसान करना चाहो तो कैसे करोगे, जितना ज्यादा आप मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में तो कट करके लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो उसको। तो कैसे करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो यहाँ 1 बाय 7 आ गया
और यहाँ पर 5/2 आ गया, नीचे अब 2 बचा, तो 1 5 ज़ा 5 और 7 2 ज़ा 14, है ना। कैंसलिंग कहते हैं हम, कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर देते हैं। नाउ अब जैसे कि इसमें देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने में शेडेड रीजन है, 1, टोटल 8 है, तो 1/8 लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जितनी लेंथ है और उसका ब्रेड्थ है ना, सो और जितनी ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया होता है। सो अगर साइड का फ्रैक्शन ऐसे 1/2 और 1/4 दिया है तो इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर, मतलब अगर दोनों नंबर एक से बड़े हैं तो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा आएगा। अगर प्रोडक्ट दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में है तो प्रोडक्ट जो होगा दोनों नंबर से छोटा आएगा। अगर एक नंबर 1 से बड़ा है और एक नंबर 0 और 1 के बीच में है तो प्रोडक्ट लाइज बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर एक नंबर 0 और 1 के बीच में है तो प्रोडक्ट छोटा आएगा, अगर एक नंबर बड़ा है 1 से तो प्रोडक्ट बड़ा आएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें हमने क्या देखा था, आप इसको यहां लिखो या इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ऑर्डर डजंट मैटर मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे 2/3, अब ये डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर वाला जो फ्रैक्शन है उसको इनवर्स कर देते हैं। 3/5 है तो 5/3 कर देते हैं और मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो इसमें जैसे ये डिवाइड का है तो a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो इसको हम लिख देंगे a/b और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, d ऊपर आ जाएगा, c नीचे, ठीक है। तो ये भी रूल किन्होंने दिया है, ब्रह्मगुप्त ने, और भास्कर सेकेंड ने इसे क्लैरिफाई किया है। सो रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, है ना। a/b को b/a उल्टा जो किया इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन दिया है और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a, तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। क्यों, b से b कट गया, a से a कट गया तो 1 आ गया, है ना। ऊपर नीचे होना चाहिए सेम नंबर तो कैंसिल हो जाता है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। अब डिविडेंड डिवाइजर, और क्वेश्चन में क्या हमने देखा था, अगर डिवाइजर इज लेस देन 1, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अगर 1 से छोटा है तो जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। अगर डिवाइजर 1 से बड़ा है तो आंसर छोटा आएगा। जैसे 6 डिवाइडेड बाय 1/4, मतलब 6, ये 1/4 क्या है, 1 से छोटा है ना। तो क्वेश्चन क्या आया, बड़ा आया, 24 आया, ठीक। नाउ सम कुछ प्रॉब्लम्स इसमें फ्रैक्शंस के साथ दिए हुए थे सम वाले, तो मैंने प्रैक्टिस में बहुत सारे ले लिए, है ना। चलिए एक मार्क वाले देख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 का 2 से डिवाइडेड बाय 9। ओके, ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके अपोजिट कर देंगे और सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 3/4 है और डिवाइडेड बाय 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई, ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ओके, ऐसे करेंगे। नाउ अब कुछ बड़े, अब 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 9/7 उल्टा हो जाता है। नाउ कुछ अब हम बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ कार रन्स 18 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, 18 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में जा रही है, तो इतने पेट्रोल में कितना जाएगी, तो 18 इंटू 3/2, ठीक। तो इस तरीके से फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे। नाउ एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अ बेकर यूजेस, एक जो बेकर है इसने इतना आटा यूज किया केजी, क्या करने के लिए, एक केक बनाने के लिए, तो उसको 6 केक बनाने के लिए कितना आटा चाहिए, तो एक केक के लिए इतना चाहिए, यानी 6 केक के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 18 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम कॉमन, जैसे 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, तो 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, यहाँ क्या आया 1, तो इसको लिखने का सिंपल तरीका है, ये 1 जो है ऊपर लिख दो, ये 4 जो है यहाँ लिख दो और ये 2 जो है यहाँ लिख दो, इस तरीके से 4 1/2, ठीक है, केजी में आ गया। सो विद दिस स्टूडेंट्स, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये रोप वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रोप है जिसको 5 मीटर लेंथ में हमें कट करना है पीसेस में, हर लेंथ 1/4 की आनी चाहिए, मतलब कि 5 को आप डिवाइड कर दो 1/4 से, तो ये कैसे आएगा 5, अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 4/1, यानी 5 4 ज़ा 20 पीसेस में कट करेंगे। ओके, सो आई होप विद दिस वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर मैथ टेक्स्ट बुक फर्स्ट। अब सेकंड का भी मैं बना दूंगी, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोस। कुछ और का मैराथन चाहिए या सैंपल पेपर्स वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। मैथ्स के आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.